शुरुआत की थी इस यूनिट की, इसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हमने इसमें देखा था टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो था इसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा। यानी कि किसी एक प्लेन से जिसका कि एरिया ए है, यहां से पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये बी, और यहाँ पे ये जो एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो बिल्कुल इसके साथ मैग्नेटिक लाइन के साथ में 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाले करंट सिचुएशन में। तो यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनटू ए। थीटा क्या होता है, इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर है, यानी कि वेक्टर जो इस प्लेन का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो यहाँ पे वो एंगल तो 0 था। तो ये सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद दूसरी चीज हमने देखी थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ फ्लक्स के कारण इंड्यूस नहीं होता है, चेंज इन फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला था माइनस एन डी पाई बाई डी टी, जहाँ पे एन क्या था, नंबर ऑफ लूप इन कॉइल। अगर आपने एक ही बार वायर को किया है तो एक ही लूप है, अगर तो कई बार बना दिया तो एक लूप हो गया, तो वहां पे नंबर ऑफ लूप आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कुछ एक्सपेरिमेंट। हमने देखा था कि फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, 3 एक्सपेरिमेंट थे। हाँ, इसकी जो एसआई यूनिट है यहाँ पे देख लो, इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी, इसकी हो जाएगी टेस्ला और इसकी मीटर स्क्वायर। तो हम टेस्ला मीटर स्क्वायर कहते हैं या वेबर कहते हैं, दोनों एक ही बात है। एसआई यूनिट पूछेगा तो आप बोलेंगे इसकी एसआई यूनिट क्या है, वेबर। इसके बाद हमने फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर किया था, लेंज लॉ कवर किया था। लेंज लॉ में हमने देखा था कि अगर ये एक कॉइल है, अगर ये एक नॉर्थ साउथ पोल वाला मैग्नेट इसके पास आ रहा है, अगर ये इसके पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल से हमेशा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है इस तरीके से। तो जब ये इसके पास आएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से और फास्ट गुजरेंगी, बहुत ज्यादा इनका नंबर हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या करेगा, अपोज। तो अपोज करने के लिए ये क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसको जनरेट कर देता है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको इस डायरेक्शन में जनरेट करनी है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसी को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। हाँ, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा, वो भी किस डायरेक्शन में, इसका जो करंट है इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो कॉइल है इससे ये मैग्नेट दूर जा रहा होता है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इससे गुजर रही है ना, इनकी संख्या कम हो रही है, इनकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि ये दूर जा रहा है। तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करने के लिए, इसको अपनी तरफ बुलाने के लिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। क्योंकि ये दूर जा रहा है तो इसको अपोज करना किस डायरेक्शन में लगाएगा, अगर पास आ रहा है तो रोकेगा, और अगर दूर जा रहा है तो देखो ये अपनी तरफ बुलाएगा। इसी को अपोज करना कहते हैं। देखो, अगर इस डायरेक्शन में तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो तुमको करंट कैसा बनाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो, मैग्नेट जब करीब आएगा या दूर जाएगा तभी इसमें करंट प्रोड्यूस होने वाला है, अदरवाइज नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद एरिया, उसके बाद इस एंगल को रखा हुआ है। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हमको, वो टॉपिक है, हाँ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देख लेते हैं। इससे पहले हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था ना, वो किसके किसके बीच में था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी, उसमें करंट भी रहेगा, और इससे हमको ना फोर्स की डायरेक्शन पता चलती थी, ये लेफ्ट हैंड रूल से। लेकिन अब फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आ गया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी, इस बार पता है इसमें आपको दिखाई देगा क्या, फोर्स, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, मोशन। ये वेलोसिटी के टर्म्स में रहेगा कि अगर ये बार जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो आप फोर्स को ना मोशन जैसे ही कंसिडर कर लेना। तो फोर्स और मोशन एक ही चीज हम मानते हैं यहाँ पे, ये भी आपको गिवन रहेगा मोशन, और आपको ना इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालना है। कैसे निकालना है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मान लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन कौन सी बताओ, इनवर्ड्स। और यहाँ पे अगर एक कंडक्टर है वो इस तरीके से है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि ये वाली जो फिंगर है हमारी, इस फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो।
तो देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बोर्ड के अंदर है, ये येलो वाले जो क्रॉस दिख रहे हैं, तो मैंने अपनी फिंगर को उसी डायरेक्शन में रखा। ऊपर वाला जो था क्या था, पिछली बार की फोर्स था या मोशन, तो इस थंब को रखो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो मैंने थंब को रख दिया उसकी डायरेक्शन। तो ये वाली जो फिंगर होगी ना, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी। फिंगर कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, यानी इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऊपर की तरफ एक करंट पैदा होगा। तो चलो मुझे बताओ, अगर ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये है कोई कंडक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, पी से क्यू या क्यू से पी, या नहीं फ्लो होगा? हाँ, सारे ऑप्शन दे दिए मैंने। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आप लोगों की तरफ, तो मैंने इस फिंगर को कर दिया आप लोगों की तरफ। इसके बाद देखो उसमें मोशन किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमको मैं किस डायरेक्शन में कर लूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोग की तरफ, ये मोशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ दिया हुआ था, ये दोनों डायरेक्शन। तो जो फिंगर होगी ना ये वाली, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी, यानी कहां से काम हो जाएगा, क्यू से पी की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा करंट। इसमें मुझे बताओ पॉजिटिव कौन सा होगा और निगेटिव कौन सा होगा? मैंने बताया था कि ये सोर्स की तरह है, सोर्स, और जो भी सोर्स होते हैं ना, मान लो ये एक बैटरी है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, लेकिन घूम के अंदर देखो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये सोर्स के अंदर क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। जैसे आप लोग जानते हो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अंदर क्या होता है, साउथ साउथ से नॉर्थ। वैसे ही यहाँ पे भी है, एक सोर्स की तरह इसके अंदर पैदा हुआ है ये, तो अंदर में देखो क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो क्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। प्रोजेक्टर इसकी डायरेक्शन बताएंगे। करंट की डायरेक्शन ए से बी या बी से ए, इसमें हमको कौन सा रूल लगाना है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? राइट हैंड। अगर हमें इंड्यूस करंट चाहिए तो राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। इसमें डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड, तो ये वाली जो फिंगर है ना, ये उसकी डायरेक्शन में कर दूं। उसके बाद देखो मोशन की डायरेक्शन कौन सी है, इस तरफ, तो ये जो है ना, ये मोशन की डायरेक्शन, तो ये देखो इस तरफ कर दिया मैंने, तो ये फिंगर कहाँ होगी, डाउनवर्ड, यानी कि जो करंट है वो फ्लो होगा ए से बी की तरफ। पॉजिटिव कौन सा, बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक सोर्स की तरह है, सोर्स में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव का करंट फ्लो होता है। और कुछ पढ़े थे? हाँ वो हो गया, उतना हो गया। तो चलो यहाँ तक के हम लोगों ने पढ़ लिया था। फैराडे लॉ लिखे नहीं थे, बस समझ गए ना? हाँ ये फ्लेमिंग्स लॉ लिखवाया नहीं था, लिखा ना इसको, समझ गया ना? बस समझ गया। अब देखो अगला हम लोग का टॉपिक है क्या, मोशनल ईएमएफ। इसको मोशनल इमोशनल मत समझ लेना, ठीक है, लिखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कोई दिक्कत नहीं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, if a conductor if a conductor moves moves perpendicularly in a magnetic field, then direction of induced current can be obtained by Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule, which says
if thumb of the right hand is in the direction of magnetic field, sorry, direction of motion, if thumb shows the direction of motion of conductor and first finger, देखो ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है और ये मिडिल फिंगर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर वगैरह हम लोग कुछ नहीं लिखवाते ऐसा। तो ये फर्स्ट फिंगर, तो सेकंड फिंगर, सेंट्रल फिंगर, मिडिल फिंगर, जो बोलना है वो, अगली जरूरत नहीं। कहां तक लिखवा है? फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then central finger will represent direction of induced current if they all kept perpendicular to each other. हम फर्स्ट फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर, ये हमको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हमको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ बी, तो ये हमको दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। चलो अब नेक्स्ट लिखिएगा मोशनल ईएमएफ। मोशन करने के कारण क्या ईएमएफ पैदा होता है, अब देखो फटाफट इसको समझते हैं। यहां पे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया जो कि बोर्ड में इनवर्ट, यहाँ पे देखो भी पेन छोड़ दो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लंबा सा वायर लिया और उस वायर को मैंने ऐसा यू शेप में करके यहाँ पे रख दिया। ये एक ही वायर, क्या इसने कोई क्लोज लूप बनाया? कोई क्लोज लूप नहीं बनाया। तो हमने क्या किया, एक क्लोज लूप बनाने के लिए दूसरी हमने एक रॉड ली, मेटल की रॉड। इस रॉड को हमने कोई नाम दे दिया, मान लो पी क्यू। अब ये जो रॉड है ना, इस रॉड की खुद की लेंथ है एल, तो इस साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? एल। और पता है ये एक्स डिस्टेंस पे रखी हुई है अभी, ठीक है, हमने एक्स डिस्टेंस पे रख दिया है। अब क्या यहाँ पे कोई एक लूप बन रहा है? बिल्कुल एक लूप बन रहा है। वो लूप क्या हो जाएगा? ए पी क्यू टी, ये एक लूप बन गया। अब पता है क्या होगा कि अगर मैं इस रॉड को अगर इसके करीब लेके जाऊं तो बताओ इस लूप का एरिया में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। पहले इसका एरिया देखो इतना है और इसको जैसे जैसे इसको आप पास लेके आते जाओगे इस पूरे लूप का एरिया कम होने लगेगा। और हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखो ये जो है ये लूप है, इसका जो एरिया का जो वेक्टर होगा वो बोर्ड में परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी साइड में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो यहाँ पे cos थीटा cos 0 को मैं 1 ले लूंगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझको? फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू इस लूप का एरिया कितना है? एल इंटू एक्स, तो मैंने लिख दिया एल इंटू एक्स। तो ये इसका फ्लक्स का बेहतरीन। लेकिन अब क्या होगा पता है? ये फ्लक्स चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है? क्योंकि मैं इसका एरिया चेंज करने वाला हूं, और एरिया चेंज होगा तो उसमें एल चेंज नहीं होगा, उसमें क्या चेंज हो रहा है? एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अब आप खुद बताओ कि अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे क्या पैदा हो जाता है? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सब जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एन की वैल्यू 1, क्योंकि एक ही लूप है ये, तो एन की वैल्यू 1 है, डी पाई बाई डी टी, चेंज की पाई अपॉन टी। तो ई इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया? माइनस डी
यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है, बी इंटू एल इंटू एक्स अपॉन डी टी। मैग्नेटिक फील्ड कोई चेंज हो रही है क्या? जो उसकी वैल्यू थी जितने टेस्ला वो उतनी टेस्ला है, लेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो मैं दोनों कांस्टेंट है तो इनको बाहर निकाल लेता हूँ। E इज इक्वल टू माइनस बी इंटू एल डी एक्स बाई डी टी। अब देखो ये x चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं इसको इस डायरेक्शन में ना मूव कर रहा हूँ किसी वेलोसिटी के साथ। इसको जब मैं मूव करूंगा तो किसी वेलोसिटी के साथ चेंज होगा। अब देखो ये मान लो 10 सेंटीमीटर था, ये 1 सेकंड के बाद 6 सेंटीमीटर रह गया, तो x में कितना चेंज हुआ, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वैसे भी आप लोग जानते हो dx बाई dt मीटर पर सेकंड, ये क्या है, वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे टाइम के साथ चेंज इन एक्स क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। पहले वो 10 था, अब 6 रह गया, तो 6 माइनस 10 यानी कि निगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह पे, E इज इक्वल टू माइनस पी एल माइनस बी। इसके कारण ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू बी एल बी। तो जब भी किसी लूप का एरिया कम ज्यादा होगा तो वहां पे कितना ये में प्रोड्यूस होने वाला है, बी एल बी। यही फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। तो इस फॉर्मूले को हम नोट कर लेते हैं, पहले ये डायग्राम बना लो उसके बाद में लिखवा रहा हूँ। फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो चार फॉर्मूले इस चैप्टर में आने वाले हैं। हाँ, तो बस डायग्राम बनाना, लिखना मत, लिखवा रहा हूँ। चलो फिलहाल इस पे ये डायग्राम बन गया। देखिएगा, कंसीडर a U-shaped wire. Consider a U-shaped wire kept in a uniform magnetic field such that its area vector makes zero angle with magnetic field. Full stop. Place a conductor rod. तो ये कंडक्टर होनी चाहिए, करंट कहां से दौड़ेगा। Place a conductor rod of length L, small l, to make a closed loop. तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, we know that flux associated with this loop will be equal to phi is equals to ba cos theta. ba cos theta. नेक्स्ट लाइन में लिखना phi is equals to blx. ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि एरिया ऑफ द लूप है L इंटू एक्स और थीटा जो है 0 डिग्री, तो हमने ऐसा लिख दिया। देखिएगा नेक्स्ट लाइन, on moving the rod PQ as shown in figure, the flux associated with the loop changes. The flux associated with the loop changes and
एंड कॉजेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। लूप यहाँ पे एक ही, इसलिए एन की वैल्यू 1 है। फाई अभी हमने निकाला है बी एल एक्स, बी और एल दोनों कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिए। उसके बाद dx बाई dt बचा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, थोड़ी देर के बाद 6 सेंटीमीटर बचा, यानी कि चेंज कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर का। और अगर ये मान लीजिए किसी t सेकंड में हुआ तो x सेंटीमीटर चेंज हुआ t टाइम में, तो ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये हो जाता है वेलोसिटी। तो हमने इसको वेलोसिटी लिख लिया था। और क्योंकि x की वैल्यू कम हो रही है, टाइम पॉजिटिवली चेंज हो रहा है लेकिन x की वैल्यू नेगेटिवली, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस। तो हमने यहाँ पे माइनस भी रखा, तो यहाँ पे माइनस माइनस कट होके E इज इक्वल टू B इनटू L इनटू V, ये बच गया। ये फॉर्मूला याद रहेगा, EBL PLB। तो इतना ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, P से Q की तरफ या Q से P की तरफ? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, और मोशन कैसा हो रहा है, इस तरफ। यानी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, P से Q की तरफ। किसी ने बोला सर मुझे तो ये वाला लॉ नहीं आता, राइट हैंड लॉ, लेकिन मुझे वो वाला लॉ पता है अच्छे से कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो क्या करता है, खुद का ईएमएफ जनरेट करने की कोशिश करता है। तो बताओ यहाँ से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? जैसे जैसे ये पास आ रहा है तो कम हो रही है। ये क्या चाहेगा कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये खुद से क्या करेगा, खुद से ये बनाने की कोशिश करेगा। और अगर खुद से इसको बनाना है, ये वाली ऐसी वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उससे भी देखो ये वेरीफाई होगी। तो दोनों तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो लेंज का लॉ है ना, ये वाला जिससे हम लोग निकालते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हर समय लगता है। लेकिन जब भी आप हवा में उड़ता हुआ एक कंडक्टर देखोगे ना, उसमें आपको सिर्फ ये वाला फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, तब तो वहां पे कुछ लूप दिखेगा नहीं। अभी तो लूप दिखा तो हमने वो लगा लिया था, अदरवाइज आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद इसको लिख लो, पूरा थ्योरी पोर्शन हो गया, जहां तक कि E इज इक्वल टू B इनटू L इनटू V हो गया। लिख लो। अब एक चीज देखो, ये तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसी ऐसी थी और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा था। लेकिन सोचो अगर ये परपेंडिकुलर ना जाके ऐसा कोई एंगल बनाते हुए जाए, तब क्या हो? कॉस कंपोनेंट लेंगे या नहीं लेंगे, देखते हैं। अब देखो, मान लो ये इस डायरेक्शन में ना ये मैग्नेटिक फील्ड्स लगी हुई है, और ये जो हमारी बॉडी है, अगर वो देखो इसी डायरेक्शन में चल रही होती, इन केस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में है और बॉडी भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या इसका फ्लक्स चेंज होगा? नहीं। जितनी लाइन सभी गुजर रही है उतनी लाइन तब भी गुजर रही है, ये कहीं पे भी चले जाए। अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई इंड्यूस ईएमएफ आएगा क्या? ईएमएफ ही क्या होता है, डी पाई बाई डी टी। यानी कि इसको ऐसे नहीं चलना है, इसको पता है कैसे चलना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी लगी हुई है और ये जो है ना, अगर हमारा कंडक्टर है, अगर ये ऐसे ऐसे चलेगा तो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे चले तो देखो इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस कर दिया, तो देखो 90 डिग्री पे कट कर रहा था, जैसे कि पिछले केस में कर रहा था। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी लगी थी और ये देखो आके ऐसा कट करते हुए जा रहा था। अगली मैग्नेटिक फील्ड आएगी फिर उसको कट करेगा, फिर अगली मैग्नेटिक फील्ड उसको कट करेगा। इसको ऐसा कट करना जरूरी है। तो जो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको इंक्लाइंड बनाऊं, अगर मैंने इसको बनाया इंक्लाइंड, तो देखो इसके दो कंपोनेंट मिलने वाले हैं। अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक होगा इधर, मान लो ये V है और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, V cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, V sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट तो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, V sin थीटा। तो अगर कोई भी बॉडी इंक्लाइंडली कट करे किसी मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू BL V sin थीटा। कि कॉस कंपोनेंट तो अलोंग है, उसी के अलोंग है। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट होगा, देखो अगर ये इधर मूव कर रहा है, ये देखो इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल, और ये ऐसा मूव कर रहा था ना, तो एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका, ये वाला इस डायरेक्शन में, वही क्या कॉज करेगा, कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो ये फॉर्मूला याद करो।
कि अगर ये इंक्लाइंड मूव कर रहा है, अगर आपको दिया है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर 30 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो। क्या निकालोगे? ये। अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप परपेंडिकुलर मानोगे, तो परपेंडिकुलर साइन 90 कितना होता है? 1। ये फॉर्मूला याद रहेगा किसको? क्यों नहीं, इसको मैं लिखवाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, इसको मैं एक स्टार पॉइंट पे लिखवाऊंगा। एक जगह दो का मैं लूंगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर एक के साथ डॉट प्रोडक्ट। अभी इसको नोट में लिखवाने वाला हूँ, लिख लीजिएगा एक स्टार पॉइंट। इफ द कंडक्टर मूव्स at an angle with the magnetic field, then induced EMF is equals to E is equals to BLB sin theta. BLB sin theta. हो गया? अब नेक्स्ट चीज देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इससे पहले देखो ये एक सीडी है। जब आप सीडी लगाते हो अपने लैपटॉप वगैरह में तो देखते हो वो उसके सेंटर के अबाउट ऐसी रोटेट करती है। यहाँ पे मैं दो पॉइंट बना रहा हूँ, एक का नाम है पॉइंट नंबर P और एक का नाम है Q। बताओ इसमें वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी और ओमेगा किसका ज्यादा होगा? अब देखो जब सीडी गोल घूमती है, मान लो इसने एक पूरा राउंड मार लिया, अगर इसने एक पूरा राउंड मार लिया तो पी देखो ऐसा घूम के यहाँ पहुंचा होगा और क्यू ऐसा घूम के यहाँ पहुंचा होगा, और दोनों एक साथ वहां पहुंचते हैं, सीडी का कुछ हिस्सा पीछे रह जाता है क्या? नहीं। देखो मान लो इसने एक सेकेंड में पूरा एक टर्न मार लिया, इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, क्यू ने। देखो क्यू लंबा चक्कर मार के आया, लेकिन डिस्क ने एक चक्कर लगाया तो देखो वो वहां पहुंच चुका है। पी ने उतनी ही समय में इसका एक चक्कर लगाया और क्यू ने भी उतने ही टाइम में, पर इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ क्यू जो होती है ना, वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ पी से ग्रेटर होगी। लेकिन देखो इसने कितने डिग्री कवर किया एक सेकंड में? 360। इसने कितने डिग्री कवर किया एक सेकंड में? 360। तो ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो दोनों ने 360 डिग्री कवर किए सेम टाइम में, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी दोनों के लिए? सेम होगी। ये चीज हमको पता होनी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विल बी, तो देखो इन दोनों के बीच में ना एक रिलेशन होता है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर। अब आप जानते हो कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ पी निकालना है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो रेडियस ऑफ पी रख दो, यानी यहां से यहां की डिस्टेंस ये होती है आर। जो ज्यादा रेडियस पे होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा, दैट्स इट। तो कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है, जैसे आपका पंखा ही रोटेट कर रहा है, उसकी ब्लेड देखो कितनी बड़ी होती है। जितना अंदर वाला पॉइंट होगा ना, वो छोटा सर्कल बना रहा है, लेकिन जितना पॉइंट बाहर होगा ब्लेड में, वो उतना बड़ा सर्कल बना रहा है। तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, दोनों एक टाइम पे ही पूरा एक चक्कर मार रहे हैं 360 डिग्री एक पर्टिकुलर टाइम में, तो ओमेगा सेम है। लेकिन अगर दोनों की वेलोसिटी पूछूं तो अलग अलग है। जो जितना ज्यादा दूर है ना सेंटर से, वो उतना स्पीड से चलता है, क्योंकि उसको ज्यादा रास्ता कवर करना है ना, इसीलिए। तो इसी से रिलेटेड है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ क्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा इंटू रेडियस ऑफ क्यू। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दी। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास कंडक्टर रॉड है, याद रखना कंडक्टर रॉड होना चाहिए। अब ये कंडक्टर रॉड जो है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है। इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने नाम दे दिया हूँ ओ। ओ के अबाउट अगर ये रोटेट करेगी तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करने वाली है? ऑब्वियसली कट करेगी। ये देखो ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये हमारी बार थी रॉड। अगर ये ऐसा गोल घूमेगी तो ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने वाली है। इसका मतलब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है जहां इसने कट करना शुरू करी। अभी तो हमने देखा था अगर ये ऐसे मूव कर रहा था तो भी इसमें आ रहा था कि नहीं ईएमएफ,
अगर ये ऐसे घूमे, कट होना जरूरी है। अब ये कुछ रखा हुआ है, इसको चाकू से ऐसे कट करो चाहे ऐसे कट करो, कट तो हुआ नहीं। तो चाहे तो घुमा के कट करो चाहे सीधे ले जाके कट करो। इस बार हमारे पास जो केस है उसमें हम कैसे कट कर रहे हैं, इसको रोटेट कर। तो अगर एक रॉड जो है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगी तो उसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, वो हमको यहाँ पे निकालना है। सर ऐसे घुमाएंगे करने को पड़ता है। कैसे? ऐसे ऐसे अभी मैं इसको ऐसे घुमाने वाला हूँ, आप कैसे घुमाना चाह रहे हो? ऐसे नहीं, फिर ये कुछ कट नहीं करेगी। सोचो ये पंखा दिख रहा है, यहाँ से पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरी हुई है, ये तो एक प्लेन में अपनी जगह भी रोटेट कर रहा है, दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। हाँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है यहाँ फर्श से ऊपर की तरफ, तब ये कट कर रहा होता है। हर ब्लेड हर बार नई मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है, समझ रहे हैं? परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो जब ये रोटेट होगा तो इसका जो पाथ होगा रोटेट होने का वो कुछ इस तरीके का होगा। मानते हो इस बात? पूरी की पूरी रॉड के लिए मुझको ना ई की वैल्यू निकालना है। ई की वैल्यू थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था बीबीएल, कब? जब ये ऐसे ऐसे मूव करे। अब यहाँ पे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट इसमें कंसीडर करने वाला हूँ। मैं पूरी की पूरी रॉड का इकट्ठे नहीं निकाल सकता है, पता है क्यों? पिछली बार जब ये रॉड ऐसे मूव कर रही थी ना तो हर एलिमेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन इस बार हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग है। जो जितना ज्यादा दूर होता है सेंटर के, उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है। तो हर एक की वेलोसिटी अलग है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेशन मेथड से बनाएंगे। उसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट इसके हम कंसीडर करते हैं। पहले देख लो, इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो कैपिटल एल है, याद रखना कैपिटल एल। मैंने क्या किया, इससे स्मॉल एल लेंथ के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ये जो एलिमेंट है ना, इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो कितनी है? dl। हमेशा हम ऐसी तो करते हैं। तो एल टोटल लेंथ थी, तो सेंटर से स्मॉल एल लेंथ पे dl मैंने एलिमेंट ले लिया। अब ये जो dl एलिमेंट है बहुत छोटा है। भाई रॉड तो बहुत बड़ी थी, तो जब ये घूम रही थी तो हर एक पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी, पर ये बहुत छोटा है तो इसकी एक ही वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। सर अपवर्ड ही क्यों होगी? अरे भाई जो भी चीज गोल घूमती है ना, तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल। ये देखो, ये हमारी रॉड का ये जो है ना हिस्सा, ये वाला जो डीएल हमने लिया है, अभी यहाँ पे नहीं है। तो जब ये ऐसा ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी अभी किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। अब देखो, हमको पता है एक फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था क्या, माइनस डी पाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला देखा था। एक और फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, E इज इक्वल्स टू बी वी एल। यहाँ पे मैं इसी डिराइव फॉर्मूले से इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाहता हूँ। पूरी रॉड का ईएमएफ होगा E, तो छोटे से हिस्से का ईएमएफ कितना होगा? डी। अब एल लेंथ के कारण E हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो डीएल के कारण कितना होगा? डी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? टी। उसके बाद देखो इसकी लेंथ कितनी है, सिर्फ एलिमेंट को देखना, बाकी किसी चीज को मत देखना। इसको देख रहे हो आप लोग, एलिमेंट, उस एलिमेंट की लेंथ कितनी ली थी हमने? डीएल लेंथ ली थी उसकी। तो इसकी जो लेंथ है मैं उसको पहले लिख रहा हूँ डीएल। अब इसकी वेलोसिटी तुमको निकालना है। कोई भी घूमने वाली चीज की वेलोसिटी कैसे निकालते हो तुम लोग? ओमेगा इंटू आर। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल एल, क्योंकि हमने इसको स्मॉल एल लेंथ पे लिया था। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। ओमेगा आर होता है, लेकिन हम यहाँ पे रेडियस किसके टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, ओमेगा इंटू एल। अब देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ई निकालने के लिए, इंटीग्रेशन। दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दोगे, यहाँ पे डी ई, ये तो ई बनने वाला है। यहाँ पे देखो बी ओमेगा एल डी एल, क्या फील हो रहा है, किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? एल का। भाई बी तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो बी और ओमेगा को पहले बाहर निकाल दो। तो यहाँ से जाएगा E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल डी एल। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक की होगी? 0 से लेके
कैपिटल एल। ये एलिमेंट कितना बड़ा हो सकता है, 0 से लेके कैपिटल एल। एल कहां से कहां तक के हो सकता है, यहां से यहां तक के ना, तो ये 0 से लेके एल तक। E इज इक्वल्स टू बी ओमेगा, इसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2। एल स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगा दो 0 से एल, तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू मिल जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलिए लिखिएगा। तो इसमें लिमिट 2 के लिए जाएंगे और वहां से यहाँ पे आप एल की लिमिट ले रहे हो ना, आपको इस एलिमेंट को यहां से यहां तक के चलाना है पूरा एलिमेंट। लिखिएगा इसको कुछ साइन थीटा होगा क्या चीज, क्यों क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो हमने तो उसको शुरुआत में कंसीडर कर लिया ना कि देखो ये ओमेगा ले लिया है, इससे पता चल रहा है कि रोटेशनल मोशन है, हमेशा एंगल चेंज होता रहेगा। लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा पहले, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ conducting rod rotating in a uniform magnetic field, नीचे लिखिएगा, कंसिडर अ कंडक्टर रॉड OA in uniform magnetic field, full stop. It is rotating at constant angular speed omega. अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें करंट की डायरेक्शन O से A होगी या A से O? सनिया आप बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ और ये जा रहा है ऊपर की तरफ। हाँ, देखो ये राइट हैंड रूल है, ये वाली जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, तो मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख दिया। ये जो थंब है ना, ये मोशन दिखाता है, ऊपर जा रहा है, हाँ मोशन भी ऊपर दिखा रहा है। तो ये वाली जो फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन, यानी करंट ए से ओ की तरफ जाएगा, यानी पॉजिटिव कौन है, ओ पॉजिटिव। वेरी गुड, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। फिर पैरा चेंज करके लिखिएगा, टेक अ स्मॉल एलिमेंट डीएल, at length small l from O, डायग्राम बना लो भी। बन गया, ये वाला फॉर्मूला भी देख लेना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इसके बाद हम लोग दो फॉर्मूले और देखने वाले हैं कि यहाँ पे एक रॉड नहीं, यहाँ पे बहुत सारी रॉड, इसको पंखा बना दो, ना ऐसी ऐसी अलग अलग रॉड, तब कितना ईएमएफ हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे कहाँ रॉड वॉड लगाए, सीधे एक सॉलिड डिस्क को ही रख दो, उसी को गोल घुमा लो। तो ये 3 केस हम लोग पढ़ेंगे, अब तीनों में फॉर्मूला याद रखना है। हो गया ये, उसके बाद यहां से आप लोगों को लिखना है, यहां से के ऊपर का तो हम लोग ने पहले देख लिया था। लिखिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्मॉल एलिमेंट डीएल, ये डिराइव करने के लिए आता है ना, याद रखना। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन उसकी ऐसा यूनिट पूछेगा ही पूछेगा वो, फाइनल एग्जाम तक कि आप देख लोगे टेस्ट वगैरह में या एग्जाम में।
उसकी एसआई यूनिट और वो होता क्या है, तो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, पहले बी डॉट ए लिखना, उसके बाद बी ए कॉस थीटा, फिर नीचे लिखना कि डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स जो मैंने बताई, बस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। चलो यहां से फिर इसको लिखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, ये हो जाएगा। Because omega is equal to, sorry, b is equal to ओमेगा इंटू एन, ओमेगा आर होता है, तो यहाँ पे रेडियस की जगह लेंथ ले रहे हैं, तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू मिल गया बी ओमेगा एन स्क्वायर बाई 2, खत्म। अच्छा, जैसा कि अक्षिता जी ने हमें बताया अभी कि यहाँ पे जो O है वो पॉजिटिव है और A जो है वो नेगेटिव, इस चीज को याद रखिए। अच्छा, पता है ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछता है, देखो घुमाने के लिए, कि यहाँ पे एक रिंग रखी हुई है, जो डॉटेड मैंने बनाया है, यहाँ पे एक रिंग रखी है और उसके ऊपर ये एक मेटेलिक रॉड जो है ना वो रोटेट कर रही है, तो पूछता है बताओ पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट ओ और इस रिंग के ऊपर किसी एक पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो आया है ना ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही लिख देना, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस ए का होगा वो इस रिंग के किसी भी पॉइंट का वही होने वाला है। तो वो कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि एक रिंग के ऊपर ये गोल गोल घूम रहा है, तो इनका और रिंग के किसी पॉइंट का बताओ डिफरेंस। तो रिंग का चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहने वाला है। ये जो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला है ये वोल्टेज ही तो है। अगर वोल्टेज कोई सोर्स का चेक कर रहे हो तो उसको ईएमएफ कहते हैं, और किसी कंज्यूमिंग डिवाइस के अक्रॉस चेक करते हो तो उसको वोल्टेज बोलते हैं, दोनों है एक ही चीज। अब देखो अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि यहाँ पे अगर हमने एक और रॉड लगा दी, तो अगले पेज में बना देते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ये मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे अब हम लोग एक रॉड को नहीं, हम लोग बहुत सारी रॉड है, यानी कि समझ जाओ कि एक चक्का है, एक व्हील है, और व्हील जो है पुराने जमाने का, इसमें ऐसे स्पोक लगे होते थे ना, स्पोक लगे हुए हैं। कितने स्पोक हैं, 1 2 3 4, हो गया ना, हाँ 3 है, 1 2 3 4, चलो 1 2 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये वाला हो गया कितना 4। तो यहाँ पे 4 स्पोक लगे हुए हैं। एक रॉड के कारण हम लोगों ने देखा था E इज इक्वल्स टू क्या आया था, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, याद रखना कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ पे 4 रॉड रहेंगी तो क्या हो जाएगा, वही नहीं करना है, इसके लिए भी E इज इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होगा। सेम फॉर्मूला, चाहे एक रॉड हो चाहे 1000 रॉड हो। अब पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे बताओ एक चीज, हम लोग ऐसी एक बैटरी लेते थे, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस होता था जो इस बैटरी का होता था, मान लो ये 10 वोल्ट है। अगर मैं ऐसा ले लूं, यहाँ पे एक बैटरी ले लूं 10 वोल्ट की और इसको एक और 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूं, अब यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, 20। ये पैरेलल में जुड़े हुए 10। अरे भाई कॉमन पॉइंट पे हमेशा सेम वोल्टेज रहता है ना, तो चाहे आप ऐसे 50 ले लो, यहाँ पे वोल्टेज सब में सेम रहेगा। एक के अक्रॉस जो वोल्टेज, ये दोनों पॉइंट इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, किसी भी एक का देख लो 10। हाँ तो करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10। तो वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने रॉड लगा दी, यहाँ पे अगर मैंने एक और रॉड लगाई होती ऐसी, जो वोल्टेज डिफरेंस इसके इसके बीच में है वही इसके और इसके बीच में है। देखो दोनों सेम वोल्टेज वाले एक साथ जुड़े हैं, सेम वोल्टेज वाले एक साथ जुड़े हैं, तो ये कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन।
तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, हमेशा ईएमएफ वही रहने वाला है। आप लोग घर के रिमोट में जो सेल लगाते हो, देखना वो सीरीज में लगाते हो। सीरीज में लगाने पे हमको क्या है, आपने 1.5 वोल्ट के 2 लगाए ना, तो आपको 3 वोल्ट मिलता है। इसको कभी भी आप उसमें नहीं लगाते पैरेलल में। पैरेलल में लगाओगे तो 1.5 मिलेगा, समझ रहे हो? लेकिन फिर इससे फायदा क्या है, कुछ तो चेंज होना चाहिए। इससे हमको करंट ज्यादा मिले, सारे के सारे मिलके करंट निकाल रहे हैं, तो इससे हमको करंट की वैल्यू ज्यादा मिली है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे इस केस में अगर मैंने एक ऐसा लगाया, अगर ये 10 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट, इससे करंट निकलेगा और इससे भी करंट निकलेगा। इससे निकला हुआ करंट भी यहीं से जाएगा और इससे निकला हुआ करंट भी यहीं से जाएगा। इसको अब ज्यादा करंट मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, लेकिन जितने आप लगाते जाओगे ना उतना ज्यादा इसको करंट मिलेगा। मोटा मोटा बात ये याद रख लो, चाहे इसमें कितनी भी रॉड लगाओ, फॉर्मूला क्या है, सेम। अब सोचो अगर मैंने इतनी रॉड लगाई है, अगर मैं बहुत सारी इतनी सारी रॉड लगाऊं कि ये तो दिखना ही बंद हो जाए इसके आर पार, मतलब ये एक सॉलिड डिस्क बन गया, तो क्या फॉर्मूला चेंज होगा? नहीं, तो भी फॉर्मूला वही। तो तीनों केस के लिए फॉर्मूला सेम है, चाहे एक रॉड हो, चाहे स्पोक वाला हो, चाहे ये पूरा एक सॉलिड डिस्क क्यों ना हो, ये सॉलिड डिस्क, तीनों के लिए फॉर्मूला क्या है, सेम। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इतना याद रहेगा, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है। तो E इज इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब एक चीज बताओ, कई बार ना आपको फ्रीक्वेंसी दिया होता है, फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, कितना एंगल एक सेकंड में कवर कर रहा है वो बताता है ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि कितने सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई एफ। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ओमेगा नहीं दिया होता, क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी देता है, तो ओमेगा की जगह रख लो फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू बी 2 पाई एफ एल स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 को चीर दो, E इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, बी पाई एफ एल स्क्वायर। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ पाई एल स्क्वायर क्या होगा। देखो पाई इंटू एल का स्क्वायर, एल क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर इंटू पाई क्या देता है, एरिया। तो इस फॉर्मूले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई एल स्क्वायर की जगह पे एरिया, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बाव। E इज इक्वल टू बाव बी है, तो फ्रीक्वेंसी दिया होगा कि ये। अच्छा सर मुझे पता कैसे चलेगा एग्जाम में ओमेगा दिया है कि फ्रीक्वेंसी दिया है? ओमेगा जो होता है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड या हर्ट्ज। पर सेकेंड को हर्ट्ज कहा जाता है। अगर रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है तो ओमेगा है, जब पर सेकेंड दिया हुआ है ये इसको साइकिल पर सेकेंड भी बोलता है, एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे, तो ये ओमेगा ये है। क्या इतना क्लियर है? चलो क्वेश्चन बनाओ फटाफट। हाँ इसको लिख लो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो वाले में इसको कंप्लीट कर लिए तुम। हाँ इसके बाद लिखेगा केस 1 केस 2, तो कैसे वोल्टेज देगा सर, वहां 10 है वहां भी 10 है, हो जाएगा। पूरा इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया और वहां पे जीरो हो जाएगा। करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम। करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि देखो भाई ये यहाँ से करंट भेजने की कोशिश करेगा और ये यहाँ से करंट भेजने की, करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब आप एक वोल्ट मीटर लगा के यहाँ पे वोल्टेज चेक करोगे ना, तो ये वाला देखो हायर साइड पे कनेक्टेड है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हायर वोल्टेज दिखाएगा, और ये वाला हिस्सा कहाँ पे कनेक्टेड है, लोअर साइड, तो ये लोअर साइड दिखाएगा। जब कनेक्ट करोगे, एक बात बताओ, यहाँ पे एक मैं लेके आ गया अपना क्या वोल्ट मीटर,
और वोल्ट मीटर को मैं रखा कि मैं इसको देख रहा हूँ, बताओ यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो कुछ और बताएगा वो, फिर मैं बोलूंगा इसको देख रहा हूँ बताओ वोल्टेज कितना है, ऐसा होता है क्या? इन दोनों टर्मिनल पॉइंट पे वोल्टेज कॉमन होता है, वो कॉमन वोल्टेज कितना होगा? 10 वोल्ट ही होगा। समझ पाए ना? इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। टेन और 6 हो गया, तो 10 और 6 मैंने बताया था आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा आपको, और जो बड़ा वाला साइड होगा उसकी तरफ से करंट फ्लो, ऊपर वाला 10 है नीचे वाला 6, तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा? 4 वोल्ट, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो। चलो कुछ क्वेश्चंस बनाओ। वैसे तो ये जो क्वेश्चंस है, अच्छा मैंने डायग्राम बना लिया था, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन है, एक मेटालिक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, क्या इसको घर में ट्राई कर लो, आराम से बन जाएगा। इसमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लोगों से बन जाएगा। उसके बाद अगला ये सर्कुलर कॉपर डिस्क, इसमें देखो डिस्क दे दिया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, और इसमें देखो आप लोगों को दिया होगा, ये दिया मतलब क्या दिया है? ओमेगा आप लोगों को दिया हुआ है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो बी की वैल्यू भी दिया है, बी दिया है, ओमेगा दिया है, और देखो लेंथ दी हुई है, डिस्क की रेडियस जो होगी वही एल स्क्वायर, मतलब एल, तो आपको ये भी एल दिया हुआ है, तो क्या आप ई निकाल सकते हैं? बड़े आराम से ई निकलेगा। अब पूछा है कि करंट कितना होगा, हाँ तो याद रखना जो ई होता है ये वोल्टेज डिफरेंस ही है, ई इज इक्वल टू जो कुछ भी आया उसमें आप क्या करोगे, हमें पता है E इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन आर। तो जैसे आप E निकाल लोगे, E के लिए फॉर्मूला क्या है? E के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। देखो B दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओमेगा दिया हुआ है क्वेश्चन में, L दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो E की वैल्यू आ गई। उसके बाद करंट पूछा है, तो करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये भी आ गया दोनों फॉर्मूले। ये देखो जस्ट इसका हाफ दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये 2 ओम है रेजिस्टेंस, तो जैसे ये निकलेगा उसको हाफ कर देंगे तो यहाँ हमारा करंट का वैल्यू भी आ जाएगा। अब इसके बाद है एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन में हमको ये देखना है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहती है, जितना मैकेनिकल वर्क करते हो ना वही पूरा इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर बच्चों ने पूछा कि सर इसको प्रूफ करके तो बताइए, चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं हम लोग कि होता क्या है यहाँ पे। तो वही कंसिडर करते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने फिर से एक यू शेप्ड का वायर ले लिया, यू शेप्ड वायर, और इसके ऊपर एक फिर से मैंने एक रॉड ली ली। इस रॉड को v वेलोसिटी से मैं मूव करूंगा, लेंथ इसकी l है और ये x इसका x डिस्टेंस पे रखी गई है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई भी बॉडी जो है अगर इस तरीके से रखी हुई है, इसको इधर सरकाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? और जब भी आप इसको इधर लगाओगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो याद करो कि फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही थी। आप लोगों को एक शीट दिया था मैंने कि कोई भी एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? कुछ भूला भूला याद आ रहा है? डीएलबी साइन थीटा शीट रखी हुई किसी के पास, उसमें फॉर्मूला देखना, डीएलबी साइन थीटा, हाँ उसको अच्छे से छुपा के रखो, निकालना नहीं। अच्छा पहली वाली शीट है, हाँ ठीक है। सॉरी BLI, BLI साइन, अभी BLP पढ़ेंगे, BIL साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें
कि देखो इसको कितना फोर्स लगा के हमको इधर मूव करना पड़ेगा। और थोड़ी देर पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, और वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होने वाला है, बी वी एल साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, E इज इक्वल्स टू बी वी एल हो गया। तो यहाँ से हम लोग I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी वी एल अपॉन आर। भाई अभी थोड़ी देर पहले आज की क्लास का हमारा पहला डेरिवेशन ही यही था कि अगर इसको आप लोग इधर मूव करोगे तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो बीवीएल ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। अगर इसमें बीवीएल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट इसमें कितना आएगा, जो भी इसका रेजिस्टेंस आपको दिया होगा E बाई आर क्या हो जाएगा, आपके करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से करंट की वैल्यू को मैं वहां पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो मैंने पुट कर दिया, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B और L तो पहले से थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I की जगह पे बी वी एल, एल बड़ी वाला लेते हैं छोटा वाला, अपॉन आर। साइन थीटा की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कितनी, 190 डिग्री पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मोशन, तो इसको हम लोगों ने ले लिया क्या 1। तो यहाँ से देखो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर। या अब एक चीज बताओ आप लोग कि पावर, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू क्या होता है, देखो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, अरे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हो नहीं फॉर्मूला। वर्क पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं, पावर। इधर टाइम से डिवाइड किए तो इधर भी तो टाइम से डिवाइड करो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी, तो ये F इंटू V। मैकेनिकल पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखो वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क पर यूनिट टाइम इज पावर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी टाइम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। अरे ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, तो ये हम लोग अगली बार से याद रखेंगे कि जो हमारा मैकेनिकल वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से मैकेनिकल पावर कितना आ गया, इसको यहाँ पे रखोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर। तो ये हमारा मैकेनिकल क्या क्या चीज। चलो अब आगे देखो, अब मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर देख रहा हूँ। अरे ध्यान दो 2 मिनट, इस तरह इलेक्ट्रिक पावर याद आ रहा है, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू, मैंने आप लोगों को चार्जर भी निकाल के दिखाया था कि देखो ये कितने पावर का है, उसमें वोल्टेज लिखा रहता है और करंट V इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो V आई ये क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, पावर होता है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये जो वोल्टेज डिफरेंस है ये यही तो है ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होता है, या एक काम करो, वी आई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर कैसे, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यहाँ पे रख दो आई स्क्वायर आर। आई का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, क्या था, बी वी एल अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। मतलब मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर। तो जितना हम मैकेनिकल पावर इसको दे रहे हैं, भाई इसको खसकाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। उस फोर्स के कारण, फोर्स जो लगा रहे हो आप टाइम के साथ में, उसके कारण आपको कुछ पावर वहां पे देना पड़ा। तो जो मैकेनिकल पावर है वो इलेक्ट्रिक पावर के बराबर आ रहा है। इसका क्या मतलब है, एनर्जी कंजर्व है, जितना मैकेनिकल पावर आपने दिया वो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, लिखिएगा इसमें एनर्जी कंसिडरेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को ना ये प्रूफ तो जरूरी है ही, कुछ और चीजें भी आपको पता चलिए। जैसे बच्चों को यहाँ पे पता चला E इज इक्वल्स टू क्या होता है, BVL। बच्चों को पता चला I इज इक्वल्स टू क्या होता है, BVL अपॉन R। बच्चों को ये भी पता चला पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। तो दिस इंटू दिस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर V स्क्वायर
एल स्क्वायर अपॉन आर। क्वेश्चन में पूछ देगा निकालो पावर, कैसे निकालोगे? आपको ये करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखोगे क्या? नहीं, आपको पता होना चाहिए पावर इज इक्वल टू बी इंटू आई। बी तो आप निकाल ही रहे हो, कितना ई है पर है क्या? बी, वोल्टेज ये है। बी इंटू आई करोगे तो आपको पावर मिल जाएगी। तो आपको ये इसमें से याद रखना है, ये वाला पार्ट। हाँ तो लिखिएगा, हाँ एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन लिखिएगा इसमें। इट शोज दैट the Lenz law is based on energy conservation. Energy conservation. Full stop. Consider a U-shaped wire in uniform magnetic field. Consider a U-shaped wire in uniform magnetic field with a conductor rod of length L, small l. उसके बाद थोड़ा देर इस डायग्राम के लिए छोड़ दो, समझ नहीं मिला तो हम बाद में बना लेंगे। फिर लिखो, ये वाला डायग्राम आपको बनाना होगा। लिखिएगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर रॉड, force required to move the conductor rod in uniform magnetic field, ये हमको पहले से फॉर्मूला पता है, F is equals to IBL sin theta, force is equals to IBL sin theta। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, but we know that as the area of loop is changing, मैंने रिड्यूसिंग नहीं लिखा है क्योंकि आप लोग इस डायरेक्शन में भी इसको मूव कर सकते हो, तो मैंने चेंजिंग लिखा है। इस चेंजिंग कॉमा द EMF induced will be equal to, अब लिखिएगा इसको, स्मॉल e is equals to BBL, इतना EMF इंड्यूस हो रहा है। और EMF ये क्या होता है? वोल्टेज ही होता है। अगर आपको वोल्टेज पता है, करंट निकालना है तो बस रेजिस्टेंस डिवाइड कर दो। Therefore induced current I is equals to, therefore induced current I is equals to BBL by R, BBL by R। अच्छा हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क के 2 मार्क के लिए पूछता है, यहाँ पे देखो, ऐसा पूछेगा कि एक लूप है या यहाँ पे कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम 2 रॉड को मूव कर रहे हैं। पहली जो रॉड है ना वो बनी हुई है सिल्वर की। सिल्वर पता है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो भी हम लोग सिल्वर के वायर क्यों नहीं बनाते? तो ही वजह है। उस सिल्वर का एक रॉड है, उसको हम मूव कर रहे हैं, और दूसरा एक रॉड जो है ना वो बना हुआ है स्टील का, उसको मूव कर रहे हैं। स्टील जो है ना बैड कंडक्टर। तो बताओ दोनों में से ज्यादा ईएमएफ किसमें इंड्यूस हो? गलत, दोनों में सेम ईएमएफ इंड्यूस हो। फॉर्मूला क्या है? B इंटू V इंटू L। लेकिन दोनों क्या है? कंडक्टर एक अच्छा एक बेकार, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे तो करंट ढंग से पैदा नहीं होगा एक भी। हाँ, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम पैदा होगा। यही ट्रिकी क्वेश्चन है। ईएमएफ दोनों में सेम पैदा होगा लेकिन करंट दोनों में अलग अलग होगा, क्योंकि करंट क्या होता है? दौड़ता है। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना स्मूथली वो मूव कर जाएगा, और जितना बैड कंडक्टर होगा करंट की वैल्यू उतनी कम मिलेगी। देखो रेजिस्टेंस ज्यादा, एक चीज याद रखना, ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी सेम, करंट विल बी डिफरेंट। अब कहां थे हम लोग?
हाँ, इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल टू बीवीएल बाई आर। इसको ये पुरानी वाली को ना इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1, जो आई बी एल साइन थीटा लिखे थे उसमें आई की जगह पे पुट कर दो तो आपको ये ऐसा मिल जाएगा। और ब्रैकेट में लिख लेना थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ये देखो ऐसी है और ये जाना है ऐसे, तो 90 डिग्री पे। ये जो एंगल रहता है ना, ये देखो ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे कट कर रहा है, इसलिए 90 डिग्री। उसके बाद बस ये लिखते जाओ तो फोर्स इज इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर l स्क्वायर पर v बाई r। उसके बाद नेक्स्ट लाइन निकला हेंस मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो यहां से pm इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाई r। मैकेनिकल पावर तो अगली बार से मैं सीधा फोर्स इनटू वेलोसिटी बोलूंगा ना। मैकेनिकल पावर जो हो जाएगा b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r। उसके बाद इसको डब्बा बना के नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन as the current is flowing in loop, as the current is flowing in the loop due to induced EMF E, hence electric power is equals to, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है यहाँ पे हमको पता है। इसके ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो, इसका ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि मैंने यही वाला यहाँ पे लगा दिया। आप v इंटू आई भी लगा सकते हो। v क्या होता है बीबीएल, आई क्या होता है बीबीएल बाई आर, देखोगे तो वही रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट टाइम लिखिएगा as mechanical power is equals to electric power, therefore energy conserved। पावर नहीं गया, नहीं खत्म नहीं हुआ, हमने इसमें आइडियल कंडीशन मानी, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं, ये अंडरस्टूड है। नहीं बस थोड़ा सा बचा हुआ है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, तक सर नहीं आते तक देखेंगे हम सेल्फ इंडक्शन आज ही देखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद देखो ये वाला एक क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग रॉड, a conducting rod of length 2 meter is placed perpendicularly to a magnetic field। ठीक है, एक रॉड परपेंडिकुलर रखी हुई और मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, रॉड इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी कि थीटा 90 दिया हुआ है, एंड मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी, देखो v भी दिया है आपको, b की वैल्यू दी हुई है 1 टेस्ला, आपको v दिया हुआ है 0.6 मीटर पर सेकंड। The edges of the rod is connected to 12 ohm resistor। पता है यहाँ पे एक ये हमारी प्यारी सी रॉड है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है परपेंडिकुलर। देखो ये इस डायरेक्शन में ऐसा मूव कर रही है। अब हमने क्या किया, इसके एज पे हम लोगों ने एक ये रेजिस्टेंस लगा दिया है, और ये रेजिस्टेंस कितने का है 12 ओम। क्या रॉड का कोई रेजिस्टेंस दिया है? नहीं, हम इसको कंसीडर भी नहीं करेंगे, नहीं दिया है तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन देखो, अच्छा आप मुझे बताएंगे हरिता, आप बताओ इसमें करंट कहां से कहां फ्लो होगा, ए से बी या बी से? बाकी शांत रहेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है ये वाली फिंगर, तो उसको उसकी डायरेक्शन में रख लो। और मोशन किधर हो रहा है, ए से बी। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और थंब को रखो मोशन की डायरेक्शन, ऐसा घुमाना पड़ेगा। ये फिंगर कहाँ है, ऊपर की तरफ, यानी कि करंट कहां से कहां फ्लो होगा, बी से ए की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन होने वाली है बी से ए, ये मैं बना नहीं रहा हूं, आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द नेसेसरी फोर्स एंड पावर टू मूव द रॉड। मैग्नेटिक फील्ड में
अगर आप किसी रॉड को मूव करना चाहते हो तो उसके लिए फोर्स आपको कितना लगाना पड़ता है, आई एल बी साइन थीटा। रॉड की लेंथ दी हुई है, करंट आप लोग निकाल सकते हो। करंट कैसे निकाल सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के बाद आप आई निकालोगे तो आर से डिवाइड करोगे, तो आप ये भी निकाल सकते हो। बी आपको दिया हुआ है, थीटा आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। डायरेक्ट पावर वाला फॉर्मूला अरे बहुत तरीके निकालने, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालने। उसके बाद इसने पावर पूछा है, पावर भी निकाल लोगे, और जितना भी पावर यहाँ पैदा होगा वो सारे रेजिस्टेंस खा रहा है, तो वो सारे के सारे पावर को क्या करेगा, हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो जितना भी पावर जनरेट हुआ ना उसने उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए पावर जो आएगा ना वही क्या हो जाएगा, हीट। अगर यहाँ पे लाइट लगी होती तो कुछ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता, अगर यहाँ पंखा लगा होता तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता। ये रेजिस्टेंस जैसे गर्म हो सकता है, जितना करंट पास होगा उतना इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसलिए जितना पावर प्रोड्यूस हो, नहीं हाँ पावर भी पूछा, पहले पावर पूछा उसने, उसके बाद क्या पूछा, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस। कई बच्चे को छोड़ देते हैं ना, हीट कैसे निकालेंगे, जितना पावर पैदा हुआ पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखो, इनको मैं रब कर रहा हूँ, जितना भी मैं यहाँ पे पावर लगा रहा हूँ ना पूरा पूरा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। पावर पूरा हीट में कन्वर्ट, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास मैं सोच रहा हूँ सैटरडे को रखूं, और 2:30 से 4:30। किसी को कोई समस्या है, कितने बजे तक है, 3:30 तक रहना है, और किसी का भी है क्या? तो उस दिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी लंबी क्लास हम लोग ले लें, इस चैप्टर को खत्म करें। तो इसके लिए भी फॉर्मूला शीट बना के लाऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन रखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखेंगे, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हाँ